उत्तराखंड की नौनी के साथ आज हैं उत्तराखंडी संस्कृति के लिए विशेष कार्य करने वाली, राज्य आंदोलनकारी रही और पूर्व में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उपाध्यक्ष रही विजय लक्ष्मी गुसाई जी। विजय लक्ष्मी जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद नलिनी जी। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपका ये जो नौनी जो आपने एक चैनल चलाया है यूट्यूब पे, तो ये हमारे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बहुत ही कारगर होगा, जिससे कि हमारी वो महिलाएं जो घरों के अंदर एक प्रतिभाएं लेके हैं, बहुत अच्छा गाती भी हैं, बहुत अच्छा किचन भी है उनका, परंतु बाहर नहीं आ सकते हैं वो लोग, क्योंकि हमारे उनको उनको बाहर नहीं आए तो कौन स्टार्ट करेगा। आपने जो लिया है तो इसमें क्या होगा कि उन बहनों को एक प्लेटफार्म मिलेगा और हमारी प्रतिभाएं उभर के आएंगी, और कभी आप कंपटीशन कराएंगी तो मेरे ख्याल से वो राज्य स्तर पे भी अपने को प्रेजेंटेशन करेंगी। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। तो शुरुआत करते हैं हम आपके स्काउट गाइड के सफ़र से, जिसके लिए आपको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है। क्या कुछ था वो बताइए प्लीज़। हम लोग कक्षा 3 से ही कब बुलबुल से ही स्काउटिंग में हो गए थे। आगरा के एटा में रहते थे। मेरे पिताजी हिंदुस्तान लीवर में मैकेनिकल इंजीनियर थे और वहाँ पर हम लोगों की पढ़ाई लिखाई सब वहीं पर हुई। बचपन से स्काउट में वेडेन पावेल की जो एक ऊर्जा थी वो हमारे में रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ऊर्जा होती है कि बच्चों को, अगर मैं कहती हूँ कि पूरे भारत में स्काउट गाइडिंग स्टार्ट हो जाए, पढ़ाया जाए, तो मेरा भारत का ही रंग रूप दूसरा हो जाएगा। पहले के लोगों में था, इसलिए हमारे पहले में अच्छे लोग अच्छे संस्कारों से थे। तो यही हमारे अंदर एक संस्कार है वो भी। तो उसमें 9 प्रण होते हैं बच्चों के अंदर, एक बचपन से ही स्थापित हो गए थे। आज हम इस पाँव से अगर हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर है, तो हम इतने आदी हैं, नहीं बोलना पड़ेगा कि पत्थर को फेंको, अपने आप ही पत्थर उधर कर देगा। तो ये स्काउट गाइड का सबसे बड़ा है। हम लोग जब स्कूल में थे तो प्याऊ लगाना, सामाजिक कार्य करना, गांव में झाड़ू जैसे सफाई अभियान चलाता था, हम लोग जाते थे। जब हम लोग तो कब बुलबुल से 5th में पास किए, तो 6th 7th में जब हम लोग आए तो 6th 7th में ऐसा हुआ कि स्काउट गाइड में आ गए। स्काउट गाइड में आए तो हर काम, अब हम लोग तो बचपन से सदे थे, तो मैडम की भी निगाह होती है। हमारी मिश्रा मैम, एंड्रो मैम बहुत कठोर मैडम थी, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। फिर भी हम लोग को रहता था कि करो, और हम लोग उनके हर काम को फॉलो करते थे। वो हमें हर चीज़ गाइड करती थी। तो हम जहाँ भी जाते थे तो सीड लाना, अब स्कूल का नाम करना, तो उस समय हम लोग बोलते भी नहीं थे, झझक डर इतनी होती थी, काम पे लगा रहते थे ना। आज हमने भी जो पहाड़ों में आकर के जो इतना किया है, वो उसी चीज़ का नतीजे अभ्यास था। अभ्यास में ये है कि काम करो, और हमने कभी ये भी नहीं कहा कि हमने ये इतना किया। घर में हम गेट से अंदर आते कभी नहीं बोलते कि हम काम करके आए हैं। हम इतना बड़ा काम करके भी आएंगे अंदर, ऐसा किसी को पता ही नहीं। कोई तो या तो पेपर में पढ़ लेगा या किसी के मुंह सुन लेगा, क्योंकि हम लोग बचपन करते करते हमारे सामान्य चीज़ें हैं जो लोगों के लिए आज बड़ी थोड़ा सा काम करते हैं, बखान करते हैं ना, तो वो सामान्य चीज़ें हैं। मानव है हम लोग, तो सेवा का भाव था। और इस सेवा के भाव से स्कूल में मैं उपाध्यक्ष भी रही 9th में। 10th में, 10th के बोर्ड में जब उपाध्यक्ष नहीं होते, अध्यक्ष नहीं होते, मैं अध्यक्ष रही। 11वीं में भी अध्यक्ष थी, 12वीं में उपाध्यक्ष रही। तो उस समय क्या होता था कि पूरे स्कूल का मेंटेनेंस करना, देखना, और सारी टीचर्स का ये चीज़ें, तो ये हमारे स्काउट गाइड का ही पार्ट है। हमारे को बचपन से कहा कि फूल नहीं तोड़ने हैं। फूल नहीं तोड़े तो क्या होता है कि हम लोग स्कार्फ पहनाते हैं और उसको करते हैं। तो हमारे अंदर पेड़ों से, प्राकृतिक से, पृथ्वी से, जो पूरे संसार का एक वो है, अंदर आत्मीयता होती है, सत्संग प्रेम होता है, समझदार से हम लोग, एक समझदारी बढ़ती है बचपन से। अवार्ड मिला था, उसमें ये था कि हम लोग बच्चे चुने जाते थे। पूरे यूपी में, उत्तराखंड भी था, पूरा यूपी इतना बड़ा था, तो हम तो एटा में रहते थे। एक आगरा की एक मैं चुनी गई थी लड़की काम के पल। तो उसके बाद में हम लोगों को दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली में फिर मेरा उस समय टाइफाइड हो गया था, तो उन्होंने हमारा अवार्ड लेके किसी सम्मानित व्यक्ति को घर में भेजा था। उन्होंने मुझे किया था, और मेरे साथ के जो लड़की के कहते थे, हम हाथी पे बैठाए उन्होंने उस समय। सब 9 बच्चे थे, 9 बच्चों को हाथी, आप होते तो, मैं भी छोटे में खूब हेल्थी थी, कह रहे तो आपको फिर भारी होता। खैर जो भी हैं, पर मेरे को उस दिन से जब स्कूल में सबके सामने दिया गया, वो व्यक्ति आए थे, राष्ट्रपति संजीव रेड्डी जी के थे उस समय। तो उन्होंने तो निगाह तो हर समय नीचे रहती थी, मैडम से कहते कि नहीं नहीं। और हमारे पहले ये था कि इंटर कॉलेज की टीचर, प्रिंसिपल और डीएम लगभग दोनों बराबर पदोन्नति होते थे। अब तो नहीं है वो चीज़, बहुत चेंज हो गया है। तो डीएम को बुलाया था उन्होंने, तो उनके हाथ से, क्योंकि जब वो आए तो डीएम ने दाना था, तो मुझे गर्व है इस चीज़ का। और बस तब से मेरा ये रहा कि जब मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार है, तो मेरा वो एक व्यक्तित्व बन गया। उसमें साफ लिखा है कि व्यक्तित्व और आपके व्यक्तित्व के लिए और आपकी सेवाओं के लिए ये जो है पुरस्कृत किया जाता है।
क्या बात है, मतलब एक छोटी उम्र में, स्कूल की उम्र में प्रेसिडेंट अवार्ड लेना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। गर्व आपको भी है, गर्व हमें भी है। हम आते हैं आपकी पहाड़ी संस्कृति के प्रति प्यार, जो आप पहाड़ी किचन आपने शुरू किया था, क्या कुछ उसकी पहल थी, कैसे बढ़े आप उस तरफ? थी और मेहमान आते थे, तोर की दाल बनती थी। तो उस समय जब वो परोसते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ज़मीन पे अगर बैठते थे तो उनको वहाँ पे पानी का तिलक लगाना, खिलाना और पिठाई भी देते थे कि लोग, मतलब कोई मेहमान आता था। और बहुत अच्छा, जब मेरे पिताजी, मेरी नानी के यहाँ मैं पिताजी के साथ गए तो मेरी नानी ने जितना अच्छा स्वागत किया तो मुझे पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कि एक अच्छा लगता ना कि बहुत बड़ा कल्चर से जुड़ा हुआ हम लोग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। तो बोल पाए नहीं थे, परंतु मुझे वो दिमाग में रहा। मेरी फिर सगाई हुई। सगाई में जब मैंने बैठक देखी बाहर की कि मसंद लगे हुए हैं, लोग बीच में हुक्का रखा है बड़े बुजुर्गों के बीच में और उसको पी रहे हैं, और देने का तरीका जो था, सब अपने मसंद पे मतलब पसरे हुए नहीं, आराम से और खा रहे हैं। और उसको उस समय उनके अब हम लोग जो स्नैक कहते हैं, तो उस समय उनके पहाड़ी पकौड़े बहुत अच्छी अच्छी बन रही थी, तो तरह तरह की पकौड़ियाँ उनको जा रही थी। तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया है। अब इसके बाद जब शादी हुई, वो भी मैंने देखा कल्चर किस तरह से हुआ। तो ये धीरे धीरे जो खान पान का कल्चर मेरे अंदर जा रहा था। मेरे को उस समय उतना चीज़ें बनानी नहीं आती थी। मैंने दादी से पूछा, दादी किस तरह से बनाना है? दादी ने कहा है, उन तो छोटा छोटा अक्षर तो खूब पढ़ लेंदी और इतना बड़ा बड़ा दिखेणो नहीं चाहिए कि मैं कैसे बढ़ाना चाहूँ। तब मेरी दादी को मैं देखती थी, दादी ने खट से क्या करना, पीछे आती थी जैसे जंगल से, तो मैं, दादी, दादाजी थे, बच्चे सब, मम्मी वो लोग वहाँ थे, कोई था नहीं, चाची लोग भी नहीं थे। तो क्या करते थे कि फट चूल्हे जला देना, चूल्हे में आग लगाना, पानी का पतीला रख देना, बड़ा वाला डेगचा रहता था। जब तक ऊपर जाना, वहाँ से चावल उवल लाना, वो पानी की डेगची खूब उसे पोत करके, खूब बड़ी भारी होती थी, उसको रख देना और उसमें वो गर्म पानी डाल देना, पानी धो करके मांड पसाना। मतलब हमारे चावल जो था, जैसे हम अब खा रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए नुकसान हो रहा है, पहले मांड पसाना। तो वो सारा मांड जाता था, गाय की कलचोनी होती थी रखी हुई, उसमें डालते थे। उसके बाद उन्होंने फट से उसको भपाने रख देना। आगे उन्होंने पानी खोला ना, तो उसमें झंगोरा भी बनाती थी वो भात। दाल भी उन्होंने पीछे रखी रहती थी, वो उबलती रहती थी, आगे सब चीज़ें बनती थी। सब्जी ठुंगार जिसको हम बोलते हैं, बगीचे में जाना, ठुंगार ले आना। गत्ती की धोती लगी ना हमारे लगी, तो यहाँ पे जैसे गई होंगी जंगल कहीं भी सगोड़े वगड़े में, तो यहाँ पे रहती थी उनकी सब्जी लाके, कहती तो ऐसे निकालना, धो धा के दो चीज़ करना, ये मोटी मोटी सब्जी जूंदी। मैंने तो कहते आती तो जूंदी सब्जी बना दी। तो मैंने उस दिन से उसके ठुंगार का नाम जूंदी सब्जी रखा था। जो से पालक उलक होता उसको पूरा पूरा डालते थे। तो ये ठुंगार भी होता था। उसी समय दादी ने फट से, दादाजी भी थे हमारे, वो भी हेल्प करते थे। तो उन्होंने क्या करना कि दाल भून देना जैसे कभी, और दाल को पीस करके, और नींबू होते थे बड़े बड़े, उनको निचोड़ के चटनी बन गई। उसी समय पुदीना डाल के चटनी, अलग अलग तरह के, एक दिन का एक भोजन नहीं करते थे हमारे पहाड़ में, अलग 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 दिन के अलग अलग भोजन होते थे। क्या बात है, जो आप बता रहे हो, मेरे तो मुंह में खुद ही पानी आता जा रहा है। तो आप ये बताओ कि फिर कहाँ कहाँ इस तरह के किचन आपने लगाए जहाँ बिल्कुल अपनी दादी की तरीके से आपने रेसिपी बनाई? फिर तो सर्वोदय 92 में सर्वोदय पौड़ी चला, तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया। मेरे साथ में स्काउट गाइड की मैं टीचर थी ही, तो मेरे को, फिर मैं टीचिंग में आ गई थी, तो मेरे को स्काउट गाइड का पूरा डिस्ट्रिक्ट मेरे पास था। डिस्ट्रिक्ट ही नहीं था, मतलब रोवर्स रेंजर, प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक सब मेरे पास ही थे। मैंने उठा के वहाँ पे वो खोल दिया, स्टॉल खोला। अब मैंने 2-3 लड़कियाँ थी, लेडीजें थी मेरे साथ में। मैंने उनसे कहा कि हमने पहाड़ी कलेऊ के नाम से रखा, पहले गढ़ कलेऊ, गढ़वाल का ही था, कुमाऊँ का मैं याद था नहीं पता, तो मैंने गढ़ कलेऊ के नाम से रखा था। तो गढ़ कलेऊ मैंने रोट अरसा 92 में बनाए थे, और उस समय, और ये गुलगुले थे, पकौड़ियाँ थी, सेल थे, सेल बहुत पसंद करते थे लोग पहाड़ी ना, तो वो बहुत ईजी भी बन जाते थे। तो इस तरह से बना करके वहाँ पे रखा, तो बहुत सारे देखने आए, क्योंकि पहली स्टॉल, मतलब उत्तराखंड में तो मैं कह नहीं सकती, पर पौड़ी की या गढ़वाल की पहली लेडीज़ रही होंगी जो मैंने इस तरह से किया। तो उसमें लोग देखने आए मेरे को कि अरे आप तो ये सर्विस भी कर रही हो, और ये मतलब ये कर रही हो। और हम लोग तो स्काउटिंग में ये तने थे ना, हर काम कर लेते थे। उन्होंने यहाँ पे टिहरी में बना, टिहरी में नई नई स्टॉलें बनी थी उस समय, जब हमारा राज्य भी नहीं बना था उस समय, और उत्तराखंड का था, मतलब मंडल ही का समझते थे उस समय, कुमाऊँ गढ़वाल मंडल का। तो उसमें भी हम लोगों ने स्टॉल भी किया और छपाई भी कराई लोगों को, और भी अन्य चीज़ें दिखाई, बहनें अलग अलग थी। उसमें मेरा बैकुंठ चतुर्दशी सेकंड था, गढ़वाल मंडल का हुआ, तो गढ़वाल मंडल का सारा मैंने ले लिया था उसका। तो वहाँ पे भी गढ़वाल मंडल वालों को जब मैंने रेसिपी सब बताया, उन बच्चों को ट्रेनिंग दी, तो उन्होंने कहा हम अपना भी बना लेंगे। फिर मैंने कहा यार यहाँ पे भी मैं फेल हो गई, मैं बता देती थी सबको ना, तो जिन जिन को बताया ना वो अपने अपने ऐसे नहीं सोचा कि मिल के करेंगे। खैर, इसके बाद फिर जैन साहब ने जब दिया, तो वहाँ पर जो स्टॉल लगी, वहाँ पर मैंने 3 आइटम रखे। झंगोरा की खीर, जो हमारे उत्तराखंड की मेरी सिग्नेचर खीर थी, और उसके बाद मैंने रखा वहाँ पे पहाड़ी पकौड़ियाँ, वो दूसरे तरीके से बनाते हैं ना, और तीसरा था मेरा गैत के परांठे और गैत का सूप और पहाड़ी चाय।
काढ़ा जो आजकल लोग पी रहे हैं वो। तो ऐसे आइटम थे, स्नैक भी थी और जो लोग पेट भर के भी खा सकते थे, और 3-4 चीज़ें मेरी रखी हुई थी। फुर्सत नहीं मिलती थी महिलाओं को, बहुत ही मतलब लोग आते थे, पहले बोलते दा ये कोई खाणो झंगोरा खीर, ये तो खवेसों खाणो ची, मतलब इसको खबीज का माना जाता था खाना। पहले ना झंगोरे खीर को नहीं बनाते थे हमारे पहाड़ में, खराब माना जाता था, क्योंकि वो जो पूजा करने वाला होता है ना, वो झंगोरे की भात को में थोड़ा दूध डाल देता है और वो कहता है खीर हो गई है। तो लोगों के तरह कि खबीज का खाना है, खबीज का खाना है। मैंने उसको नवरात्रों में बच्चों के साथ बना करके और बच्चों को खिलाया। जो बुढ़िया लोग बोलते थे कि ये उनका खाना है, उन्होंने जब खाया उनको नहीं बताया, जिस दिन बताया कहने लगे इतने हम दिन खिलाया ली, फिर दोबारा खिलाया तो फिर वो बहुत चाव से खाया। और सिग्नेचर खीर मेरी जो है झंगोरा की खीर बन गई। कोदा की रोटी को मैंने, लोग क्या कहते थे, कोदे को जो लोग दिखाते हैं ना कि हम कोदे की रोटी खाते थे, नहीं, मेरी दादी कहती थी, मेरी दादी जब बनाती थी उन कोदे की रोटी को तो वो बैल के लिए बनाती थी जो होते थे ना, और हमारे लिए तो गेहूं में डालते थे थोड़ा सा उसके, जिससे कि मतलब खाएं ना, तो वो बहुत अच्छी ढबड़ी रोटी बोलते थे हमारे, ढबड़ी रोटी बहुत अच्छी, और घी के साथ में और उसके साथ में खाने से तो बहुत ही मतलब इतना लोगों ने पसंद किया कि बस उस दिन से जो है फेम होना शुरू हो गया कि अरे वो तो एक लेडीज़ हैं और पहाड़ी खाना बना रही हैं, ये तो वो छनबड़ाना जो घर में हम मिल नहीं बना। तो जैसे कि मैम एक अच्छी लेखिका भी हैं, पहाड़ को लेके अक्सर कुछ ना कुछ लिखती रहती हैं, तो मैम क्या कुछ लिखा है आपने अब तक? तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे मेरे उत्तरांचल रसोई पर मेरा टारगेट रहा है, तो अभी हम लोगों ने इस पर एक वर्क किया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि उत्पल कुमार जी ने मुझे प्रगति मैदान से लेकर सूरजकुंड मेला तक भी जो हम ये लोग लाए थे, इसी खान पान पे थीम पे हमने किया। इसके बाद जब मैं फिर आई तो मैं क्या करती, फिर मैं खाली बैठ गई। इसके बाद मैंने किताब लिखनी शुरू करी। मैं किताब लिख रही थी, मैं उससे पहले भी मैं पत्रकारिता में बहुत बार, मैंने 10-15 साल से पत्रकार में कर ही रही थी काम। मुझे जर्नलिस्ट यूनियन वहाँ लखनऊ वाले में 3 मैंने किया था। 2004 में जो है 5 में मैं फर्स्ट मेरा एपिसोड निकला था त्रैमासिक। तो उस समय से आज तक मेरी पत्रिका में एक अक्षर चाहे फर्स्ट से लास्ट तक मैं ही उसको लिखती हूँ। और आपने अगर दिया है तो आपका अलग से हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो मैं अपने आप ही लिखती हूँ उसमें। और उसमें सबसे पहला जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि हमने प्रगति मैदान जाके सूरजकुंड लगा के सब जगह इसका जब प्रचार प्रसार कर दिया, तो अब हमारे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होने लगी। तो हमने उसको लेकर के इसमें जो था किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की, इसमें एक प्रक्रिया के माध्यम से कि कैसे बनाया जाए, कैसे गए, रेसिपियाँ थी। फिर उसमें पूरा पहाड़ी कल्चर की, अगर झंगोरा कहाँ से शुरू हुआ, कोदा कैसे था, कैसे मंडेगा, कैसे करेगा, उसकी पूरी हिस्ट्री दी। इससे गैत है, सूप है, को आलू की थिंचोड़ी है, चैसू है, और दालों का जो मतलब ग्रेवी क्यों खाई जाती है, चैसू का जो है गर्मियों में खाते हैं क्योंकि गर्म होता है, उससे ठंडा रहता है। तो उसकी सारी हेल्थ से संबंधित कि लोग इसको खाएं, बनाएं और अपना हेल्थ को बढ़िया रखें। और हमारा ये है कि तरल तरावट खाओगे तो दिमाग भी तरल तरावट हो जाएगा, गर्म ग्रेवी खाओगे तो गर्म मिजाज के बन जाओगे। ये मेरा अपना उत्तरांचल रसोई का है। उसमें ये भी कि जन खैली अन्न तनि बन लो मन, और वास्तव में इस पे मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है कि जैसा खाएगा अन्न वैसे बनेगा मन। तो ये किताब का उद्देश्य रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत काम और उसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत जानकारी। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए विजय लक्ष्मी गुसाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी है कि आपने अपने उत्तराखंड के जो हमारी रसोई है इसमें चैसू, थपड़ी, कफली और जितना भी हमारा जो कद्दू की सब्ज़ी किस तरह, कई तरह की बनती हैं, सेम की सब्जियां भी कई प्रकार से बनती हैं। तो मैं सारे लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी अंत में कि कोरोना काल आ रखा है। इस कोरोना काल में आप अगर अपने उत्तरांचल के खाने को खाएंगे, क्योंकि उसमें कह रहे कि काढ़ा पीजिए, हमारे उत्तरांचल में चाय ही नहीं थी, पहले काढ़ा ही पिया करते थे। फिर आप कह रहे हैं कि गले में जो है खराश लगेगी, गर्म पानी पीजिए। आप गर्म पानी मत पीजिए, आप सुबह काढ़ा पीजिए। थोड़ी देर में आपके आलू सब्जी बनाइए, उसमें तरी तरावट वाला खाइए, वो भी गरम गरम घूट मार लीजिए। आप फिर खाना के साथ खाते हैं, हम चैसू धबड़े कबली खाते हैं, सूप वाला खाना उसमें हम लोग पीना बहुत, हमारे पीते बहुत हैं, वो भी पी लीजिए। तो गले में तो हमारे कोरोना का सवाल ही नहीं है। हाँ, जिन्होंने फास्ट फूड, जंक फूड और जो हमारा ये पैकिंग फूड है, आप इसको खाएंगे तो कोरोना को घर बुलाएंगे। अगर आप इस कोरोना ही नहीं, कई बीमारियों को साथ में आएंगे। आप अपनी रसोई के, अपनी कढ़ाई के खाने को खाएंगे, तवे की रोटी खाएंगे। तो ये पहले के लोगों को था कि स्वास्थ्य की दृष्टि से चिमटे को भी जो लोहे का बनाते थे वो छूट चुके हैं। इसीलिए हम जो हैं कहीं ना कहीं रोगग्रस्त हो रहे हैं। आप अगर रोगों को भगाना है, अन्य बीमारियों को भगाना है, अपने स्वस्थ बनाना है और 100 साल का पार करना है, तो आपको उत्तराखंड की खान पान, उत्तराखंड की रसोई, उत्तराखंड के खाने और उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से खाना पड़ेगा। मैं खुद यहाँ देहरादून में रह रही हूँ, अभी भी मेरे इस टाइम पे सब लौकियाँ, सब छतों में सारी सब्जियाँ हो रही हैं। वो ज़्यादा तो नहीं है पर अपने लिए बहुत अच्छा हमारे लिए होती है, क्योंकि ये प्रभु ने इतनी बड़ी धरती बनाई है, रसोई है, सभी रसोइयों को ला के रस डाल दिया इसमें। और आप उस रस को अगर ईश्वर के द्वारा बनाए हुए चीज़ों को खाएंगे तो वही दवाइयाँ हैं। और साथ में
प्रेम से बनाएंगे तो डबल डोज हो जाती है, और उसको परोसेंगे प्रेम से तो अमृत और प्रसाद बन जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं नलिनी जी का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे उत्तरांचल रसोई के खान पान को आपकी मेरी कि आपकी अपनी रसोई है, सब मिल करके बनाएं, खाएं और खुशियाँ बांटें। सारा उत्तराखंड जो है कोरोना मुक्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।